जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की, सॉरी अभी तो एक टॉपिक रहता, ठीक है वो मैं मिस कर गया हूँ। तो डिस्कशन हम एक्चुअली कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि किस तरह से आप डेटा सेट जो है वो इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी टेबल्स पढ़े पहले, और फिर साथ साथ हमने ये देखा कि किस सिचुएशन में कौन सा जो ग्राफ है अब अप्रोप्रिएट रहेगा। अब जहां तक एग्जाम के क्वेश्चन की बात है, तो ग्राफ ये तो नहीं क्वेश्चन आ सकता ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग, ड्रा हिस्टोग्राफ फॉर द फॉलोइंग। तो उसके रेलेवेंट से क्या है, वो ये आपसे कह सकता है कि इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पर कौन सी इंफॉर्मेशन और वाई एक्सिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस की जाती है। तो इसके अलावा एज सच वो आपको कोई ग्राफ के रेलेवेंट क्वेश्चन जो है वो नहीं 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 आपसे करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है ये जो जो कुछ हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा उसके रेलेवेंसी से है कि जब आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं तो एडवांटेज क्या लेते हैं। एडवांटेज हम लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द ह्यूज डेटा विद स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये आप वहां से एडवांटेज लेते हैं। सर वालेकुम सलाम। सर जो हिस्टोग्राम है वो हमें मिड पॉइंट बता देता है जी, और रेंज भी बता देता है, तो फिर हमें सर पॉलीगॉन की क्यों जरूरत पड़ी सेपरेट बनाने की? हिस्टोग्राम मिड पॉइंट तो बताता है, क्या आपने उसको ज्वाइन किया है। हम हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट जान करके भी पॉलीगॉन बना सकते हैं। हिस्टोग्राम आपको ये कॉन्सेप्ट देती है कि कहां से लेके कहां तक कितनी रीडिंग्स है। देख 70 से लेके 80 तक 6 रीडिंग है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो 6 रीडिंग है कौन सी, तो शायद नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना। जैसे इस वक्त ये लिखा हुआ है कि 86 से लेके 90 तक 6 रीडिंग है, और वो अगर आप बनाओगे तो आपका हो जाएगा लाइक अगर इधर 6 है, 6 रीडिंग्स इसमें है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वो 6 रीडिंग कौन सी है, तो आपको पता ना फ्रीक्वेंसी टेबल में ये इंफॉर्मेशन नहीं हम दे सकते कि वो जो 6 रीडिंग्स हैं वो कौन सी। तो फिर कहा जाता है चले गेस करें कि वो कौन सी 6 रीडिंग्स होंगी, तो फिर हम कहते हैं सेंसर। लेकिन इस ग्राफ में तो नहीं ना हम ये चीज एक्सप्लेन करते। फिर इसके लिए इसी चीज को लेके हम पॉलीगॉन में कहते हैं कि जी वो 88 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा है, तो मैं कोई ब्लॉक्स नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक डॉट लगा दूंगा जो कि 6 होगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और मैं कहूंगा 88 अक्कर 6 टाइम। कहां से कहां तक अगर देखना है तो फिर आपको हिस्टोग्राम बनानी होती है। तो पर्पस डिफरेंट हो गया ना। वहां पर आप बताते हो इस रेंज से इस रेंज में इतनी रीडिंग, यहां पर आप बताते हो कि वो जो रीडिंग अच्छे, क्योंकि वो आपको एक्चुअली नहीं पता वो कौन सी है, द बेस्ट गेस करते हो आप, तो आप कहते हो कि ये। तो पर्पस मिड पॉइंट फाइंड करना नहीं है। पर्पस, हाँ, अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर हिस्टोग्राम बनी हुई हो लाइक दिस वन, यहां से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो हमें पता ना ये मिड पॉइंट्स हैं, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, मिड मिड से ज्वाइन कर दूंगा लाइक दिस वन। और अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे तो एग्जैक्टली यही फिगर आपको वहां पर भी नजर आएगी। ये देखिए ऑलमोस्ट वही फिगर है वहां पर, अगर आप देखें तो मैंने भी इसी तरह से बनाई। तो हिस्टोग्राम में बताया जाता है कहां से कहां तक रीडिंग्स हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहती है कि रीडिंग का पता नहीं है, तो सपोज करें कौन सी रीडिंग है, तो उसको लेके फिर हम ये फिगर बनाते हैं। जी हुआ आपको क्लियर? यस सर, हो गया क्लियर। अच्छा जी, कल आपने जो पॉलीगॉन और ओगिव बनाई थी जी वो आपने इक्वल क्लासेस के लिए बनाई थी, इक्वल क्लास इंटरवल्स के लिए, जी। और अगर अनइक्वल के लिए बनाए तो कोई और स्ट्रेटजी होगी या नहीं बिल्कुल सेम टू सेम? नहीं, देखिए ना, इसमें आपने किस चीज को लेना होता है ऑब्जेक्ट के लिए, अपर बाउंड्रीज को लेना है। तो इससे तो हमें कोई कंसर्न नहीं है कि जी क्लासेस की लेंथ कितनी है, क्योंकि लेंथ तो हम किसी जगह पर यूज ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हिस्टोग्राम में लेंथ यूज हो रही थी क्योंकि वहां पर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लिखनी थी। वहां तो इस चीज को मैटर करेंगे
कि जी लोअर लिमिट भी लिखनी है, अपर भी लिखनी है, अगर उनके दरमियान लेंथ 5 की होगी तो फिर क्या करेंगे, 10 की होगी तो क्या करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ अपर लिमिट लिखनी है अप टू दिस वन। तो लेंथ चूंकि यहाँ पर मुझे किसी जगह पर मैं यूज ही नहीं कर रहा, तो इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि क्लासेस की लेंथ इक्वल है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ वहां से अपर बाउंड्री जो है वो देखनी। तो इसलिए इसमें इस चीज का कोई मैटर नहीं करता कि क्लासेस जो है वो इक्वल इंटरवल की हैं या वो अनइक्वल इंटरवल की, इसमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मैं ले ही सिर्फ एक बाउंड्री राउंड दूसरी बाउंड्री में ले ही नहीं रहा। ठीक है, हो गया क्लियर सर, थैंक यू सर। तो हम पढ़ रहे थे कि एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is useful to represent huge data with a small number of groups. Yes, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ज्यादा वैल्यूज थी, 10 पेजेस पे थी। आप कहें जी कौन पढ़ता रहे इसको, कैसे इसमें से देखें, तो आप जरा ग्रुप बनाएं और ग्रुप के आगे लिख दें इस ग्रुप में 10 वैल्यू, इस ग्रुप में 15 वैल्यू, इस ग्रुप में 20 वैल्यू, तो हमारे लिए ज्यादा समझना इजी है, यही इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी आपको पता है, कहता ना कुछ 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 पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसकी जो प्राइस हमने पे की थी वो क्या पे की थी, याद करें, इसकी प्राइस हमने पे की थी उन ऑब्जर्वेशंस की असल शनाख्त, ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई थी ना। क्यों, जब रीडिंग तो थी 88, 89, 86, तो ये तो बड़ी क्लियर उसकी आइडेंटिटी है, कौन बड़ी है कौन छोटी है। लेकिन जब मैंने इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखा तो मैंने इसके लिए लाइन लगाई, इसके लिए लाइन लगाई, इसके लिए लाइन लगाई। अगर आप मैं लाइनें देख के बता सकते हैं 88 की लाइन 89 की लाइन कैसी है, वो तो लाइनें तो सब एक जैसी हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है क्या, कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ग्रुपिंग प्रोसेस। क्यों, 88, 89 यहां तो प्लेनेटरी पता है, लेकिन जब लाइन लगा दी तो वो हमने खत्म की, ऐसे किया था ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब कहेंगे अगर अगर ये तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया आपने, ओरिजिनल वैल्यू हुई उसकी, कहते हैं ना शनाख्त इंसान खो दे तो कुछ नहीं बचता। तो एक्चुअली हम शनाख्त तो खो देते हैं, कहते जी अज्यूम कर लें, कुछ अजम्पशन करते हैं। देखिए अजम्पशन अच्छी होनी चाहिए ना, एस्टिमेट बेहतर होना चाहिए। एक होता है तुक्का, एक होता है एजुकेटेड गैस। तुक्का तो ऐसे कुछ लगा दिया, ABCD 4 ऑप्शन एमसीक्यूज में, आप अपने छोटे भाई को भेज दें, कहें भाई तुक्का लगा कर आओ, ABCD में से एक टिक करना। आपने भी तो ABCD से में एक टिक करना है ना। आपके और आपके भाई में बहुत बड़े गैस करने में बहुत बड़ा फर्क है। उसके पीछे कोई नॉलेज नहीं है, उसके पीछे कोई डेटा नहीं है, आपने पढ़ के जाना है, तो आपका गैस एजुकेटेड गैस कहलाएगा। यहां पर कह रहे हैं सपोज करें वो वैल्यू कहां पर है, तो हमें चाहिए कि हम ऐसी जगह सपोज कर दें कि पूरी क्लास जो कि 86 से स्टार्ट हो रही है 90 तक जा रही है, गैस करने के लिए कह रहे हैं, तो कहां का गैस करें। तो सबसे बेहतर गैस क्या है, कहता है ईच ऑब्जर्वेशन इन क्लास इज अज्यूम्ड टू बी एट द सेंटर ऑफ द क्लास, यहां गैस करते हैं, जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम मैक्स से लिखते हैं। तो 88 आया था ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास में जो वैल्यू हम आएगी कहां है भाई, हम कहेंगे 88, जो भी 1 2 3 4 6 कहां है, सब 88 ही हैं। दिस इज अजम्पशन, नॉट बैड। एक अभी एक एक्सरसाइज भी करके देखेंगे और पता चलेगा वाकई ये तो कोई बहुत बुरी अजम्पशन नहीं थी, बल्कि ये बहुत बेहतर अजम्पशन थी कि हमने असल वैल्यू भी नहीं पता, हम सिर्फ सपोज्ड वैल्यू तौर पे लेके कैलकुलेशन परफॉर्म की। तो पता चला एक स्टूडेंट ने असल वैल्यू लेके की, मैंने अज्यूम्ड वैल्यू लेके कैलकुलेशन की, आंसर तकरीबन दोनों को एक जैसे ही हैं। तो फिर मैं वहां पर कहूंगा तो देखा मैंने कितना अच्छा गैस किया, आपने ओरिजिनल वैल्यू ली, मैंने अज्यूम्ड वैल्यू ली, आंसर तो हमारे करीब करीब ही आए, बिल्कुल दिखाया जाएगा। तो फिलहाल कहां वैल्यू जूम की जाती है, एट द मिडल ऑफ द क्लास। लेकिन एक शख्स कहता जी नहीं, मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म चाहिए, ग्रुप्स चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये कहता है मैं ओरिजिनल आइडेंटिटी भी नहीं लॉस्ट करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू अपनी असल शक्ल में मिले और साथ ग्रुप भी बन जाए। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज वाला काम तो लेना चाहता है, लेकिन जो डिसएडवांटेज था, जो कीमत पे करते हम क्या, इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। कहता वो नहीं मैंने पेमेंट करनी, बस मुझे ऊपर वाला एडवांटेज मिलना चाहिए, नीचे वाला डिसएडवांटेज नहीं। कहता जी ये होना चाहिए, ये नहीं मैं चाहता।
क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा मुझे ओरिजिनली मिले, तो यस ये किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपना प्रेजेंटेशन मेथड जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल से बदल के स्टेम लीफ में जाना पड़ेगा। ये एक प्रेजेंटेशन मेथड का नाम है। जिस तरह से फ्रीक्वेंसी टेबल एक प्रेजेंटेशन का मेथड का नाम है, इसी तरह से स्टेम लीफ भी एक प्रेजेंटेशन मेथड का नाम है। तो वी शुड पोर्ट्रेट द डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टेम एंड लीफ। तना और पत्ते, दरख्त का तना, पत्ते, बिल्कुल ये वही चीज लिखी हुई है। बस इस प्रेजेंटेशन का नाम कह दें, इस स्टाइल का नाम यही है, स्टेम लीफ। अब अगेन बजाय इसके कि ये मैं आपके लिए थ्योरी पढ़ूं, मेरी आदत है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कहता हूं अब थ्योरी पढ़ो तो समझ आएगी कि क्या लिखा हुआ है। बजाय किसी चीज के आप देखें, आप किसी चीज को करते रहे, बताते रहे, वो स्टूडेंट तो पहली दफा ये चीज पढ़ रहा है, उसे नहीं क्या होना है, आप एक दफा करके दिखाएं फिर पढ़ें, आप कहेंगे हाँ अब समझ आई है कि ये क्या है। तो स्टेम लीफ कैसे बनाना है? कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर मैंने 32 लिखा हुआ है, आपने इस नंबर को काट के इसके दो हिस्से बनाने हैं। हर नंबर को काट के दो हिस्से बनाने हैं। जब आप नंबर लिखते हो, फर्ज करें ये 32 लिखा हुआ है, ये नंबर यूनिट प्लेस पर है ना, ये 10th है, ये 100 होगा, फिर 100,000 ऐसे करके ये 1000 और 100,000 चलते जाते हैं ना। तो यहाँ 32 अगर लिखा हो तो यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो आ रहा है 2। आपने यूनिट प्लेस का नंबर काट के लैदा कर देना और इसे कह देना ये लीफ है, पत्ता है। बाकी एक डिजिट बचे, 132 लिखा होगा तो 2 बच जाएंगे, 3132 लिखा हो तो 313 बच जाएंगे, ये स्टेम होगा। यानी कि जो लीफ होगा वो यूनिट प्लेस पे तो एक ही नंबर होगा ना, इकाई दहाई जिसे कहते हो आप, इकाई यूनिट, तो वहां तो एक ही डिजिट होगा। काट के आपने यूनिट प्लेस डिजिट नंबर अलहदा कर दिया, उसको कह दिया लीफ, बाकी जो बचे उसे कह देना स्टेम। तो आपने हर नंबर को काट के ये 2 पीस करने हैं, स्टेम अलहदा, लीफ अलहदा करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 32 लिखा हुआ है, 2 जो है वो यूनिट प्लेस पर आता है, एक ही डिजिट आएगा ना, 2 तो नहीं आ सकते यूनिट प्लेस पे, वो तो बाकी तो फिर 10th प्लेस और 100 प्लेस बनती है ना। 2, ये 2 इसका लीफ है, 3 इसका स्टेम है। आपने सर अगर नंबर 132 लिखा हुआ तो यूनिट प्लेस पे कौन है? 2 इसका लीव है, हाँ स्टेम अब इसका 13 हो गया है। अगर फर्ज करें नंबर ही 2 हो तो ये 2 जो होगा वो यूनिट प्लेस पे ही होगा ना, क्या हर्ज लिखने में 02? इधर नहीं आप 0 लिख सकते ना, तो 20 बन गया, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो मैं कहूंगा अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो वो है लीफ, इसका स्टेम इसका 0। तो एग्जाम्पल मैंने बताई कि क्या करना है, हर नंबर को आप काट के आपने उसके 2 पीस बनाने हैं, 2 पीस। एक को कहना है ये इस नंबर का लीफ है, कौन सा होगा? जो यूनिट प्लेस पर आ रहा होगा, और जो बाकी बच जाएंगे वो उसके स्टेम कहलाएंगे। और अगर नंबर ही सिंगल डिजिट का होगा तो आप कहेंगे ये इसका लीफ है, और स्टेम की बात कहें तो कहेंगे इसका स्टेम 0 है। क्योंकि अगर आप मैथ्स में नंबर लिखते हो 3 तो कोई हर्ज नहीं है इसको ऐसा लिखने में, ठीक है ना। तो ये आपके पास लीफ बन जाएगा, ये आपके पास स्टेम बन जाएगा। अब जरा देखिएगा, एक डेटा लिखा गया है, कहता रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा, नीचे कोई डेटा दिया हुआ है, बाय स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। कहता स्टेम लीफ एक प्रेजेंटेशन मेथड का नाम है। फर्स्ट पार्ट, टेकिंग 10 यूनिट्स एज द विड्थ ऑफ द क्लास। सेकंड, टेकिंग 5 यूनिट्स एज द विड्थ ऑफ द क्लास। और कुछ यहाँ पर डेटा दिए थे, आप समझ लें ये कोई क्लास है, और ये क्लास में स्टूडेंट के नंबर आए हैं। फर्स्ट स्टूडेंट ने 32 मार्क्स लिए हैं, सेकंड के 45 हैं, थर्ड स्टूडेंट के 38 हैं, 41 एंड सो ऑन। छोटा सा डेटा मैंने दिया है, मैंने कहा जरा इसको स्टेम लीफ में लेके जाएं। अब आपने इस डेटे की मिनिमम वैल्यू नोट करनी है और वो बनती है 32, और मैक्सिमम वैल्यू आपने नोट करनी है, बड़ी से बड़ी वैल्यू बनती है 68। अगर मैं 32 की बात करूं तो इसमें ये लीफ यूनिट है, ये स्टेम यूनिट है, ऐसे कहा था ना। 68 अगर लिखूं, 68 में 8 लीफ है और 6 जो है वो स्टेम है। इसका मतलब है कि इस डेटा में छोटी से जो स्मॉलेस्ट स्टेम है वो 3 है,
और जो लार्जेस्ट स्टेम है, लार्जेस्ट, वो आपके पास जो होगी, लार्जेस्ट स्टेम, वो आपके पास 6 होगी। अब आपने क्या करना है, चाहे बाकी कोई डेटा हो या ना हो, आंखें बंद करके आपने स्मॉलेस्ट स्टेम लिखना स्टार्ट किया। आगे ज़ाहिर 4 भी आएगी ना, 40 वाली, चाहे डेटे में आ रहा या नहीं, ये नहीं देखना आपने। 5 और बड़ी से बड़ी स्टेम डेटे में 6 आनी, बस, इससे आगे नहीं जाना। कम से कम स्टेम डेटे में 3 ने आना है, लार्जेस्ट स्टेम डेटे की 6 होगी। क्यों? आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नोट कर ली। अब आपने लगा देनी है एक वर्टिकल लाइन लाइक दिस। अब पहला नंबर है 32, इसको कैसे लिखना, कैसे है? 32 का स्टेम है 3, वो तो मैंने लिख दिया है। इसका लूप है 2, इसकी राइट साइड पर आपने इसका लीफ लगा देना है। नेक्स्ट नंबर है 45, स्टेम इसका 4 लिखा हुआ है, 4, लीफ 5 है, तो 4 स्टेम है, ये 4 स्टेम है, इसके साथ लीफ लग गया 5। नेक्स्ट नंबर है 38, 3 उसका स्टेम है, लिखा हुआ है 8। अब दोनों तरह वैलिड है, यहां हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं, वैलिड है ये कॉमा, अगर यूज करना तो दैट्स ओके, फाइन, और कॉमे के बगैर भी लिख दिया जाता है 8। अब जो क्लास नहीं बच्चा पढ़ रहा, वो कहेगा ये 28 लिखा हुआ है, ठीक कह रहा है। लेकिन जो बच्चा क्लास पढ़ रहा है, उसे कहा जी दरमियान में जो वर्टिकल लाइन लगी हुई है, ये एक खास पैटर्न है, 3 उसका स्टेम है, 2 उसका लीफ है। अगर आपने ओरिजिनल नंबर पढ़ना है तो स्टेम के साथ लीफ को मिला के पढ़े, तो 32 लिखा हुआ पहले, 2 नहीं लिखा। इसको पढ़ना हो तो स्टेम साथ में लाएं, 38 लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट 41 है 1, नेक्स्ट 49 है 9, 36 है, 52 है, 56 है, 51 है, 62 है, 63, 59, 68 एंड सो ऑन। खत्म, डेटा कंप्लीट कर दिया आपने, स्टेम लीफ बन गई, स्टेम लीफ बन गई। अगर 40s की रेंज में, इसमें तो वैसे 3 वैल्यूज है ना, अगर 40s की रेंज में कोई भी वैल्यू फर्ज करें नहीं होती, आपने स्टेम जरूर लिखना है, लेकिन उधर ये नहीं लिख देना चूंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो 0 लिख दे। पता है ना, 0 लिख दिया तो आपने तो 40 बन गया है। तो हम कुछ ब्लैंक रहने देते हैं, उसके आगे 0 नहीं लिखते। आदत है ना, जिसने नहीं लिखता जी 0 लिख दे। अगर मैंने 40s की रेंज में कोई वैल्यू ना हो और मैं उसके आगे 0 लगा दूं, तो वो तो 40 बन गया है। तो आपने मिनिमम स्टेम से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम स्टेम तक आपने लेके जाना है। हर नंबर का लीफ अलहदा किया हुआ होगा, आपने जोड़ जोड़ के आपने बना देना है। अब अगर मैं पूछता हूं किसी से कि ज्यादा लोगों के नंबर्स कहां से लेके कहां तक हैं, क्योंकि इसमें 4 हैं, आप कहें जी ये 50 से लेके और 59 तक ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 50 से लेके और 59 तक है, सबका स्टेम 5 ही होगा ना। और अगर पूछे जी उनके एक्चुअल नंबर बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल में नहीं बता सकते थे, अब बता सकते हैं, 52, 56, 51 और 59 बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? उसमें नहीं बता सकते थे, उसमें सिर्फ इतना कहते थे जी 4 ऑब्जर्वेशन है बस, जैसे ये ऐसे लिखते थे ना, तो वहां नहीं पता कौन सी 4 है, यहां बता सकते हैं कौन सी 4। लेकिन ये प्रेफरेबली बहुत बड़े डेटा सेट नहीं, रिलेटिवली स्मॉल डेटा सेट्स के लिए हम यूज करते हैं। और कितना स्मॉल, स्मॉल तो कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इफ द डेटा वैल्यूज आर राउंड अबाउट 50 और बिलो, तो फिर आप इस मेथड से, स्टेम लीफ प्लॉट से आप डेटा सेट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। एडवांटेज इसमें आपको यही है कि इसमें ओरिजिनल वैल्यूज भी रहती हैं, और अगर आप उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाहें तो हर लीफ एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया कि उस एग्जामिनर ने डेटा वैल्यूज आपको पुट कर दी और देन वैल्यूज फाइंड की। 1 मिनट जी बेटा, जी जी। जी तो इस तरह से स्टेम लीफ प्लॉट से आप उसकी वैल्यूज जो हैं
वो डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में तो इस चीज की जरूरत नहीं थी, जो मैंने अभी आपसे एग्जाम्पल शेयर की है इसमें तो इस चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन कभी ये होता है कि कोई भी जो डेटा सेट हो उसके जो हैं उस डेटा सेट के लीफ यूनिट ज्यादा हो जाते हैं। मतलब मैंने कहा ना इस डेटा में तो कोई लीफ को बहुत बड़े बड़े नहीं ना बन रहा है, समटाइम इस तरह से लीफ ज्यादा डेटा सेट होता है तो लीफ ऐसे बन जाते हैं, ऐसे करके हम कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, तो उन वैल्यूज को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो देन फिर हम क्या करते हैं, स्टेम कट शॉर्ट करते हैं, 5 का स्टेम बनाते हैं। सेकंड पार्ट देखें, ये लिखा था टेकिंग 5 यूनिट्स एज द विड्थ ऑफ द क्लास। कहता 5 नंबरों के बाद आपने स्टेम बदलना है। अब कितने नंबर के बाद बदल रहा है? 1 नंबर के बाद नहीं, आपको याद होना चाहिए 10 नंबर के बाद स्टेम बदला जाके। 10 नंबर ये पूरे बने, फिर जब 10 के बाद आए तो फिर स्टेम बदला था, फिर 40 वाले शुरू हो गए, ऐसा ही है ना। तो स्टेम बदला था 10 के बाद, इसलिए हम कहते हैं टेकिंग हर स्टेम की विड्थ जो है वो 10 है। अब आप मैं कह रहा हूं 5 विड्थ बनाए, यानी कि 5 नंबर के बाद स्टेम बदल दें, 1 2 3 4 और 5। कहता जी ये 2 पीस कर दें। अब देखिए जरा नोट करें कि ये जो पीस आपने किया है 5 नंबर्स की क्लास का, इसका स्टेम 3, ठीक है, और 35 से 39 तक इसका स्टेम B3, ऐसा ही है ना, दोनों के स्टेम 3 होंगे। लेकिन फर्क क्या होगा लीफ अटैचमेंट का। जो पहला स्टेम है इसकी लीफ अटैचमेंट मैक्सिमम लीफ 4 तक जा सकता है, और जो दूसरा स्टेम है उसका लीफ 5 से स्टार्ट होगा और 9 तक जा सकता है। तो फिर 2 दफा लिखना पड़ेगा। यस, हमें 2 दफा, अगर वो कहना 5 का तो आपने 2 दफा लिख देना। ये देखो 2 दफा मैंने 3 लिख दिया, 2 दफा 4, 2 दफा 5 और 2 दफा 6। अब कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा क्लियर करने के लिए क्या किया जाता है, इसके ऊपर कोई सा भी सिंबल लगा दिया जाता है, एनीवन, ये नहीं कि जी यही लगाना है, और उस सिंबल को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। स्टेरिक कहता जी जिस स्टेम के साथ स्टेरिक लगा हुआ है उसके जो लीफ हैं वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 या 4, तो 0 से 4 तक लीफ। कहता जी अगर लीफ 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 8 9 तो डॉट स्टैम्प के साथ लगा दें, ना लिखें, वो अंडरस्टूड होता है। अगर 2 दफा लिखा है तो अंडरस्टूड होता है जी कि 0 से लेके और 4 तक के लीफ पहले स्टैम्प के साथ, और अगर कोई लीफ उससे ज्यादा होगा तो दूसरे स्टैम्प के साथ। कब ये यूज करते हैं, एक तो वही बात एग्जामिनर हमें कह दे अगर, तो फिर तो ठीक है। मैं वैसे आपसे बोल रहा हूं कि कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ना लीफ एक एक रो में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम कहते हैं इतने लंबे हो गए, पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो जैसे एक पेज होता है, आप अगर बहुत लेंथी पेज तो क्या करते हैं, आप यार फोल्ड कर लो, एक एक करके फोल्ड करते हो ना पेज, कहते हैं काबू आ गया यार इसे फोल्ड करो, बस समझ ले मैंने क्लासेस आधी आधी करती हैं, हाल दो स्टेट में जरूरत नहीं थी। अब 32, चूंकि 0 से 4 तक के लीफ पहले स्टेम के साथ आने, तो ये देखें। लेकिन अगली रीडिंग क्या थी 38, आप कहें जी 3 तो वही रहना, पहले के साथ कि दूसरे के साथ, तो दूसरे के साथ, क्योंकि 8 आ गया ना। नेक्स्ट दिस वन, इसी तरह से कोई भी जो लीफ होगा वो आएगा अपने प्रॉपर स्टेम के साथ, स्टेम 2 दफा होगा, वो देखना पड़ेगा जी लीफ अगर वो 0 से 4 है, 0 है या 1 है, 2 3 या 4 है, तो वो पहले स्टेप के साथ, और दूसरे। आई कैप अगर अपने पेपर में क्वेश्चन देता है तो ये वो सिंपल नहीं लगाता, वो कहता जी समझ है सबको कि जी अगर मैंने 2 दफा लिखा है तो मैंने 5 नंबर वाला विड्थ जो स्टेम की बनाई है वो 5 नंबर्स की बनाई। अब ऐसे ही फर्ज करें ये एक डेटा सेट है, कहता जरा इसको देखें ना, एक डेटा लिखा हुआ है, काफी वैल्यूज हैं, स्टूडेंट के मार्क्स ही कह दे। मैं कहूंगा ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर किस ग्रुप में आ रहे हैं कोई पता नहीं, मैंने इसका स्टेम लीफ बना दिया, ये ले, फौरन हमें समझ आ रही है, ये देखें
90s में। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 13 और 2 132 है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 7 इधर से ले, 0 इधर से ले, 70 है। इस डेटा सेट में 70 सबसे कम वैल्यूज है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 132 आ रही है। और अगर आपको कोई कहे फर्ज करे इस डेटा में टोटल वैल्यू कितनी है, ये लीफ गिनते सारे, क्योंकि हर लीफ एक वैल्यू का है ना। 4 ये है, 4 ये है, 6 ये है। आप बस इन सबको गिनते तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं पहली रीडिंग पढ़ना चाहूँ या पहली लाइन को पढ़ना चाहूँ तो उसको मैं 589 तो नहीं पढ़ूंगा, उससे मैं क्या पढ़ूंगा? मैं उसे पढ़ूंगा 70 है, वो 75 है, 78 है, 79। जैसे मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म भी मिली और एट द सेम टाइम मुझे इस चीज का भी आइडिया हो गया कि जी वो ओरिजिनल वैल्यू या उन वैल्यूज की ओरिजिनल आइडेंटिटी जो है वो क्या है, मुझे एग्जैक्टली इन चीजों का भी पैटर्न का जो है वो आइडिया हो। जी अब अगर कोई किसी ने, बड़ी सिंपल सी चीज है स्टेम लीफ में, कि जब डेटा जरा बहुत बड़ा नहीं, रिलेटिवली स्मॉल हो, अंडर 50 वैल्यूज हो, तो फिर हम एक एडवांटेज लेते हैं और हम कहते हैं कि ग्रुप फॉर्म में भी ग्रुप ही बने हुए हैं ना, 70s का ग्रुप है, 80s वाला, 90s वाला, ग्रुप फॉर्म में भी डेटा आ जाए। और जो फ्रीक्वेंसी टेबल का एक डिसएडवांटेज था कि इसके लिए हम कीमत क्या अदा करते हैं, हम कीमत शनाख्त अदा करते हैं, वैल्यू की ओरिजिनल आइडेंटिटी को हम सेक्रीफाइस करते हैं, और जहां पर ये भी सेक्रिफिकेशन नहीं होती। तो हम कहते हैं ये देखें जी, सिर्फ अगर प्रेजेंटेशन की बात है तो ले ये आपको कॉम्पैक्ट भी करके दे दिया और हमने शनाख्त भी लूज नहीं की, वो भी रिटेन की है। ये कोई क्वेश्चन हो आपका, एनीवन एल्स? अच्छा, इस स्टेम लीफ में अगर डेटा डेसिमल्स में आ जाता है, डेसिमल्स में, जैसे फर्ज करें इस तरह से रीडिंग आ जाए 3.14 या 3.17, डेटा अगर डेसिमल्स में आ जाता है ऐसे करके, तो फिर किस तरह से हमने उसको प्रेजेंट करना? एक्चुअली इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई एक सिंगल स्पेसिफिक मेथड जो है वो नहीं है। अब आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें भी डेसिमल डेटे को किस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, चूंकि पॉसिबल 2-3 मेथड है, तो आपके चूंकि स्टडी टेक्स्ट में देखे ना, तरीके तो इसके अलावा भी है, आपने जिसके अलावा और कोई नहीं मेथड प्रेजेंट करने के, और भी बेशुमार है। वो क्यों नहीं आपको मैं पढ़ा रहा? आपके आउटलाइन में नहीं है, आपके कोर्स कंटेंट्स में नहीं है। आपकी जो बुक आई कैप की, मैं बस वहां से ये समझता हूँ क्या क्या चीजें मेंशन है और उसको मैं एलैबोरेट करता हूँ। चूंकि इसका कोई फिक्स मेथड नहीं है डेसिमल डेटे को प्रेजेंट करने के लिए, तो इसलिए शायद आई कैप ने अपनी बुक में कहा जी डेसिमल वाला रहने दें, बस आप होल नंबर्स जो हैं उन्हीं को जरा स्टेम लीफ में देख लें कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे डेसिमल वाले स्टेम लीफ जो हैं वो नहीं मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा आपको, क्योंकि ना तो आपके स्टडी मटेरियल में किसी जगह मेंशन है और ना ही पास्ट पेपर्स में, चूंकि जो पहले सब्जेक्टिव पेपर होते थे, अब तो खैर एमसीक्यूज है ना, तो उसमें भी कभी डेसिमल्स वाला स्टेम लीफ एग्जामिनर ने नहीं पूछा। और अब जो पेपर एमसीक्यूज भी हो रहे हैं, स्टूडेंट आ रहा के बताते हैं ना कि सर ये क्वेश्चन आए थे, ये आए थे, तो तकरीबन 4-5 साल से तो लोग अटेम्प्ट कर ही रहे हैं। और कॉलेज में मेरे ख्याल को इस वक्त तक 4-5 हजार स्टूडेंट पेपर दे भी चुके हैं मुख्तलिफ सेक्शन में, सेशंस में। तो किसी ने नहीं आगे कहा जी वो डेसिमल वाला भी था, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? आप अगर आपने किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो हो गया पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट। टॉपिक कह दें, चैप्टर कह दें। और क्या किया हमने? डेटे को लिखना सीखा, टेबल की मदद से, ग्राफ की मदद से, और आखिरी स्टेम लीफ की मदद से लिखना सीखा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एवरेज। लिखा हुआ ना एवरेज, वही एवरेज जिसे आप जानते हैं, जो कि हर जगह पर आप जानते हैं, ये एवरेज ही लिखा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं या मेजर्स ऑफ लोकेशन बोलते हैं। ये प्लूरल लिखा हुआ है, एवरेज है, तो आप कहेंगे ये ज्यादा मेथड है। यस, एवरेज कैलकुलेट करने के 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 हैं।
इसीलिए इस पूरा चैप्टर है एवरेज का। एवरेज का आप देखेंगे कि एवरेज हम कोई 6-7 लेक्चर्स तक पढ़ेंगे एवरेज। आप कहेंगे जमा करके वैल्यूज को डिवाइड करना एवरेज नहीं होता, वो मीन होता है। तो क्या फिर एवरेज मीन में फर्क है? हाँ जी फर्क है, बिल्कुल फर्क है। ये अब हमें देखना बच्चा, हम तो एक ही सेंस में से पढ़ते हैं। ठीक है, आप तो बहुत ज्यादा गलत तो नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा कह लें, अगर एक बर्ड जा रहा हो, एक चिड़िया जा रही हो, चिड़िया और बर्ड, तो परिंदा जा रहा है, कहते नहीं ये तो चिड़िया जा रही है। देखा, दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन फर्क फिर क्या हुआ? आप कहेंगे बर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्पैरो उनमें से एक है, बिल्कुल सही। कार और टोयोटा कार में भी फर्क है। कार बहुत सारी ब्रांड्स की हो सकती हैं, उनमें से एक ब्रांड जो है वो टोयोटा है। एवरेज और मीन में भी ये फर्क है। एवरेज बहुत सारी हो सकती हैं, उनमें से एवरेज एक जो है वो मीन भी होती है, यही फर्क है। तो एवरेज कैलकुलेट करते क्यों है, मसला तो ये है। देखा, मैंने एवरेज का वर्ड नहीं लिखा, मैंने लिखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी वो रुझान को कहते हैं ना, यार बड़ी टेंडेंसी है उसकी उस जाने, उसका रुझान उसकी जानिब है। रुझान माइल्ड किसकी जानिब है? आप कहता है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम की मदद से हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा कैन गिव्स अस सम इंप्रेशन अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ वैल्यू कम है, कहाँ ज्यादा है। तो कहता है जब आप डेटे को ग्राफ से या टेबल से लिखते हो तो आपको डेटे के ना, जैसे कहते हैं ना, ऊंच नीच नजर आ जाती है, आपको डेटे का थोड़ा सा बस पैटर्न समझ आ जाता है। Even then, there remains a need for a single एक quantitative number, quantity और quality पता ना, quantitative number, single quantitative measure which could be used to indicate the center of the distribution। कहते हैं even then हम चाहते क्या है कि जी हमारे पास अगर बहुत सारी वैल्यूज भी हों तो प्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ डेटे को ऊंच नीच इस तरह की चीजें पता चल जाती है। कहता क्या ये हो सकता है कि हम पूरे डेटा को सिर्फ एक सिंगल नंबर से ही बता दें? सिर्फ एक नंबर किसी को बताएं, वो कहेगा रहने दो, समझ गया कि जो डेटा सेट है जिसके मतलब तुम मुझे बताना चाहते हो, सिर्फ एक सिंगल नंबर तुम्हें बताया है और मुझे डेटे की समझ आ गई, तो बिल्कुल पॉसिबल है। एवरेज इसे ही कहते हैं, टू जस्ट रिप्रेजेंट द कंप्लीट डेटा बट विद द हेल्प ऑफ जस्ट अ सिंगल नंबर। Tendency of the values to concentrate at the center is central tendency, and any measure indicating the center, measure कैसे करना, is called measure of central tendency। ज्यादातर वैल्यूज कहां पर हैं, ज्यादातर वैल्यूज का रुझान किधर है, उसको मेजर करना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब देखें, मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल देता हूँ वर्ड, मैं एवरेज का वर्ड भी बोल देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब समझ लें ये एवरेज की ना, एवरेज की, मीन की नहीं कह रहा, एवरेज की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट समराइजेस द डेटा। समरी क्या होती है? चंद वैल्यूज, स्टोरी समझ आ जाती है, आइडिया हो जाता है, समरी से आइडिया हो जाता है। ये किसी कंट्री की स्टोरी है जिसमें एक बादशाह था, वो ये करता था जी, 2 लाइनें पढ़ी हैं, 10 पेज की स्टोरी समझ आ गई। 10 पेज के ऊपर डेटा है, मीन से पता चल जाता है, एवरेज से पता चल जाता है। बैट्समैन के 400 मैच हैं, उसका एवरेज स्कोर पता करें तो पता चल जाता कैसा बैट्समैन है, ऐसे ही है ना। तो समरी इसी को कहते हैं। तो यही काम अब हमने करना है कि ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी समरी बनानी है कि हजारों वैल्यू बताने की बजाय बस एक ही वैल्यू बता दी जाए, काफी है, एनफ है। और उस सिंगल वैल्यू को हम एवरेज कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के जो लोग हैं उसे कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो कौन सी ऐसी सिंगल वैल्यू है जो बताई जाए? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना, यानी कि एवरेज कैलकुलेट करने के ये 5 मेथड हैं टोटल, हमें 5 ही पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, एएम से एब्रीवेट करते हैं। ये वही है जिसे हम मीन सिंपली छोटा, जैसे कोई निक नेम नहीं होता, कंप्लीट नेम अरिथमेटिक मीन, निक नेम मीन, तो फिर मीन क्या हुआ? एवरेज कैलकुलेट करने का एक मेथड। मीन तो ज्योमेट्रिक मीन भी होता है, एब्रीवेट करेंगे जीएम।
मीन तो हार्मोनिक मीन भी होता है, एब्रीवेट करेंगे HM। मीडियन भी एवरेज ही होती है, मोड भी एवरेज ही होती है, तो 5 पूरे हो गए। ये अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव क्या होता है? लाहौर का अल्टरनेटिव रूट, आप कहें जी शेखुपुरा रोड से चले जाए, जिसे लाहौर रोड कहते हैं, मोटरवे से चले जाए। कंसर्न था लाहौर पहुंचना, यस, ये है अल्टरनेटिव रूट। पहुंचना एक ही जगह पर पहुंचाया, तो क्या पांचों मेथड हमें एक जैसा ही आंसर देते हैं? तो कतन नहीं, फिर तो अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं जी, ये अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव क्या होता है? टीचर कहता है इस फार्मूले से कर लें, या फिर अगर नहीं तो ये फार्मूला यूज कर ले, आंसर सेम आएंगे, इसे अल्टरनेटिव कहते हैं। तो ये अल्टरनेटिव तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपको ये अगर कोई मुझसे पूछता है मुझे आंसर करो कि कौन सी गाड़ी बेहतर है, अच्छी है, बेस्ट कार, ऐसा कह लें, मैं कहूंगा अच्छा इस आंसर को बताने से पहले आप मुझे ये बताओ जाना कहां पर है। कहता जी मैंने इस्लामाबाद जाना है, तो मैं कहूंगा आप बड़ी गाड़ी ले जाओ, एसी वाली, दिस इज द बेस्ट फॉर यू। ओके, तो उसने उसने याद कर लिया कि जो बिग बिग गाड़ी ना, गाड़ी टोयोटा होंडा और स्प्राडो वगैरह, दिस इज द बेस्ट कार फॉर मी। उसने फिर फैसलाबाद आके ये क्या जहांग बाजार जाना था, रश वाली जगह पर, फंस गया जाके बड़ी गाड़ी लेके, वो गुजरने को नहीं दे रहा था। वो कह रहा यार तुम तो कह रहे थे बिग कार लेके जाओ, दिस इज बेस्ट फॉर यू, मैं तो फंस गया। मैं कहाँ लेके गए? जहांग बाजार। वो यार बाइक इज बेस्ट फॉर यू। तो क्या कर रहे हो? कभी तुम कह देते बाइक इज बेस्ट फॉर यू, कभी तुम कहते बिग कार बेस्ट फॉर यू। भाई आपका आपका सिचुएशन डिफरेंट थी, मैंने सिचुएशन के मुताबिक आपको बताया क्या करना है। एग्जैक्टली जब हमें एवरेज कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हम देखेंगे हमारे पास डेटा कैसा है, फिर पता चलेगा कौन से मेथड से एवरेज करनी चाहिए, कौन सा मेथड बेस्ट फॉर एवरेज है। ये चीज है, विच मेथड इज बेस्ट फॉर एवरेज। 5 मेथड है, पांचों ही हमने पढ़ने हैं, और साथ साथ ये पढ़ने जाना है किस सिचुएशन में विच एवरेज मेथड इज अप्रोप्रिएट, विच एवरेज मेथड इज बेटर टू यूज, ज्यादा मुनासिब है। जैसे मैंने कहा ना कि जी अच्छा वो अगर आपने जहांग बाजार जाना है तो क्या गाड़ी नहीं, क्या गाड़ी से नहीं जाया जा सकता? जाया जा सकता, मुश्किल है, मुनासिब नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो देखेंगे कैलकुलेशन तो हो जाएगी, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कहूंगा देखिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, और समझ भी आएगी। हम मीन कैलकुलेट करेंगे ना, और एक डेटा सेट होगा, मैंने कहा जरा करो हाँ इसका मीन कैलकुलेट, आपने कहा ले सर हो गया। मैं कहूंगा जरा से समझो, और वाकई हमें अजीब सा लगेगा कि जो हम मीन को इंटरप्रेट कर रहे होंगे, हमें खुद फील हो रहा होगा कि नहीं यार जो मैं मीन की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ इस डेटा के लिए तो ये मुनासिब नहीं है। तो फिर समझ आएगी नहीं सर इस डेटा के लिए मुझे मीन कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। चूंकि आप पहले इसके अलावा किसी मेथड को जानते नहीं थे, इसलिए जब एवरेज का वर्ड नजर आता था तो आप कहते थे जमा करते वैल्यूज को और वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। सिंपल से एग्जांपल कर रहा हूं, हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट तो बाहर नेक्स्ट से ही करेंगे। सिंपल एग्जांपल ये है, आपने एक डेटा सेट स्टूडेंट का नोट किया, जेंडर का और वेट का। पहला स्टूडेंट जो है वो मेल है, 60 kg वेट है, दूसरा भी मेल है 72 kg, तीसरा स्टूडेंट जो है वो फीमेल स्टूडेंट है 48 kg एंड सो ऑन। आपको पता है ये डेटा क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटी में पढ़ा था स्टार्ट में, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ओके, मैं कहता हूं कैलकुलेट द एवरेज फॉर दिस डेटा। इसकी बात जब आप करेंगे आप कहेंगे फर्ज करें ये 3 ही है, 60 प्लस 72 प्लस 48, क्योंकि एवरेज बोला आपने, कहा ठीक है जी एवरेज यही होती है और क्या होता है, ठीक है मीन कैलकुलेट कर दिया आपने। अगर आप एवरेज यही होती है तो फिर इसकी क्या करेंगे? जी कुछ एवरेज आ गई, ठीक है, नॉनसेंस। आप कहेंगे आगे इसकी तो कोई बात नहीं, मेल प्लस फीमेल डिवाइडेड बाय 3, ये जी एवरेज अंडर आ गई है। मैं इसकी एवरेज बिल्कुल कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगा, करेंगे कैलकुलेट। कब? अगर डेटा क्वालिटेटिव हो तो चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए तो आपको शुरू में समझाया कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा क्या होते हैं, ताकि बाद में
स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले अप्लाई करने पड़े तो हम कहेंगे भाई चेक करो पहले क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, क्योंकि क्वालिटेटिव के स्टैटिस्टिकल टूल्स कुछ और, क्वांटिटेटिव के स्टैटिस्टिकल टूल कुछ और। ऑल्दो मेनली आपके कोर्स में डेटा जो होगा, मेनली मैंने लफ्ज बोला है, वो क्वांटिटेटिव होगा। अब जरा अपने कोर्स का नाम याद करें, क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी कि ऐसी टेक्निक आपको पढ़ानी है जो क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करे, क्योंकि मोस्टली यही होता है। बट चंद चंद टॉपिक ऐसे हैं जिसमें डेटा वो आपको क्वालिटेटिव देगा क्वालिटेटिव, लेकिन टेक्निक जो लगाएंगे वो क्वांटिटेटिव ही होंगी, वो क्वांटिटी की तरह। 5 मेथड एग्जामिनर आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सम टाइम सिचुएशन पूछता है, कहता जी कि ये एक सिचुएशन है ऐसी छोटी सी, कहता जी कौन सा आप मेथड यूज करोगे एवरेज के लिए? आप कहेंगे एवरेज के लिए मीन नहीं, इनमें से कह रहा कौन सा यूज करोगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हर दफा आपको कहेगा जी बस कैलकुलेट। देखिए फर्क क्या है आपकी एफएससी में और या बाकियों में, आईकॉम वगैरह इस तरह से वहां कह दिया जाता है। मैं बोलता ना ज्योमेट्रिक मीन क्यों कैलकुलेट कब करना है, जब जी कहेगा। कौन? एग्जामिनर कह देगा। भाई आपको कोई अकल है? नहीं जी हमें तो फार्मूला है, हमें तो फार्मूला आता है ज्योमेट्रिक मीन का। ये नहीं पता कि क्यों इस जगह ज्योमेट्रिक मीनिंग करना चाहिए, अरिथमेटिक मीन नहीं करना चाहिए, या मीडियन नहीं करना चाहिए। नहीं जी ये नहीं पता, जो उसने कहना है हमने कर देना। तो इसका मतलब आपने तो फिर फार्मूला रटा है और तो कुछ नहीं किया। आपको तो पता ही नहीं है कि ये यूज कब करना है। आपको तो इतना पता है, वो तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। इस ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अगर है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है। ये तो आपने मेहनत किया हुआ ऐसे करके, कुछ एंटी लॉग कुछ ऐसे करके, तो ये तो आपको आता है समेशन करना, लॉग करना, एंड करना। तो कैलकुलेशन तो सबको ही आती है। अब फार्मूला मैंने लिखा नहीं, लिखूंगा तो आपने कैलकुलेट तो कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं जी क्यों करना है, आपने कहा ये क्यों का तो आंसर आपने बताया नहीं है। तो वो जिन्होंने पहले भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, मेरा ख्याल उन्हें भी कैलकुलेशन की हद तक ही आता है, क्यों का आंसर उन्हें भी नहीं पता कि क्यों ज्योमेट्रिक मीन करना है, क्यों हार्मोनिक मीन करना है। इतना जरूर कहेंगे, जो कहेगा वो हम कर देंगे, तो लेकिन आई क्या वाला नहीं कहेगा। कभी क्या भी देता है वो आपके साथ, अगर शराफत से पेश आए तो क्या देता है, कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन या मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। और कभी कहता जी इस डेटे का लिए मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, बताएं जरा किस एवरेज मेथड को यूज करेंगे। द डिसीजन एज टू विच मेजर इज टू बी यूज्ड, कहता डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन। जो आपसे डिस्कशन हो रही है ना, अभी तो मैंने आपसे कोई सिचुएशन नहीं ना डिस्कस की। कहता ये तो डिपेंड करेगा कि डेटा की सिचुएशन कैसी है। जैसे मैंने कहा ना डेटा क्वालिटेटिव है, तो फिर देखेंगे पांचों में से कौन सा अप्लाई होगा। क्वांटिटेटिव है, फिर कौन सा होगा। डेटा परसेंटेज की फॉर्म में है, फिर कौन सा करना चाहिए। डेटा रेशो की फॉर्म में है, अब क्या करना चाहिए। तो हर डेटा के लिए अलग से टूल। चूंकि अब आप क्या कहते हैं थोड़े से बड़े हो गए ना, तो आपको अब ये तो नहीं ना कि हर जगह आपने मीन ही लगाई जाना है। तो अब मीन से भी हटेंगे और एवरेज किसी और मेथड से भी। फाइनली मैंने आपको बोल दिया कि ये डिसीजन के कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन कि डेटा या सिचुएशन या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। चलें, क्योंकि ये तो हमारा ओल्ड फ्रेंड है, बड़ी देर से हम इससे फेमिलियर हैं, पहले तो जरा इसी को पढ़ लेते हैं। कहता अरिथमेटिक मीन या मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज, उसकी डेफिनेशन है क्या, a value एक वैल्यू obtained by dividing the sum of all observations by their numbers। बिल्कुल सही है, पढ़ा हुआ मीन यही होता है। ये मीन की डेफिनेशन आ गई। ये अभी पढ़ते हैं कि किस सिचुएशन में मीन में आपको मना भी कर दूंगा। फिलहाल मैं कहूँगा ठीक है जी, जो डेटा सेट हो वो कह दे इसकी एवरेज कैलकुलेट करे, तो आप क्या करें, आप डेटे का मीन कैलकुलेट कर दें। बिल्कुल सही है, आप डेटे का मीन कैलकुलेट कर दिया करेंगे। तो आप डेटे का मीन कैलकुलेट कर देंगे, दैट्स ट्रू। Arithmetic mean is equal to sum of all observations divided by number of observations। यही मीन का फॉर्मूला है। अब जरा देखें ना, एब्रीवेशन पे आ जाए। ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स से पढ़ते आ रहे हैं, सम को हम इससे पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बन गया सम ऑफ एक्स, एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम n से पढ़ते आ रहे हैं, और अरिथमेटिक मीन की नोटेशन वैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी। डेटा के बिल्कुल ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, दिस बिकम्स द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक sum of all observations divided by number of observations। although ये फार्मूला मैंने पहले भी लिखा था, सिंपल सी चीज है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। वो कहता है जी चूंकि हम ऑब्जर्वेशंस को x से लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n से लिखते हैं, तो फिर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये बिल्कुल सही है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। अच्छा, यहां से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कह लें, आइडेंटिटी कह दे, वो मैंने कैलकुलेट कर, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन या आइडेंटिटी मैंने कैलकुलेट करनी है, और वो आगे मैंने यूज भी करनी है। दिस वन कुछ भी नहीं किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में n याद है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई nx बार इज इक्वल टू x। क्या कहता है? कहता है जी जितनी डेटा में वैल्यूज हों, अगर उसे डेटा के मीन से जरूरत दे दी जाए, उन तमाम वैल्यूज का सम आ जाता है। ये क्यों ऐसा है? मैं को पता नहीं, मीन का फार्मूला लिखा था वहीं से ये आया। ठीक है ना, जब आप एक मैथमेटिक्स के या स्टैटिस्टिक्स, इसमें तो कोई हर्ज नहीं ना, हमने इस फार्मूले में तो कोई डाउट नहीं है ये गलत है ये ठीक है, तो मैंने फिर इधर से कैलकुलेट किया। आपने कहा भाई ठीक ही होगा। क्या कि जितनी डेटा में वैल्यूज हैं, अगर उसको मीन से जरूरत दे दी जाए, तो अमेजिंगली उन तमाम वैल्यूज का सम के बराबर आंसर आता है। चेक करके भी देखा जा सकता है। अच्छा, वैल्यूज को नहीं जमा करना, नहीं, वैल्यूज का ना जमा करें, बस वैल्यूज के नंबर को उसके मीन से जरूरत देते हैं, जितनी वैल्यू का सम बनाना का आंसर बिल्कुल वही आएगा। ये तो वाकई एक अमेजिंग सी चीज है। देखते हैं क्यों है ऐसा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स आर, ऐसे छोटी सी एग्जांपल ली ताकि मैं समझा सकूं। देखिए चीजें समझ आएंगी ना, तो अगले को 4-5 क्वेश्चन और एमसीक्यूज समझ आएंगे। सिर्फ कैलकुलेशन आ गई ना और पता ना चलेगी ये क्यों ऐसा है, तो हर क्वेश्चन में फंस जाएंगे हम। पहला स्टूडेंट, उसने 67 मार्क्स लिए, फिर एक के 72 है, एक के 68 है, एक के 70 है, सो कहता जी फर्ज करे डेटा का मीन कैलकुलेट करना है। मैंने वैल्यूज को सम किया, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, पता है सबको 548 जो है वो इन तमाम वैल्यूज का सम आ गया। ओरिजिनल वैल्यू थी, कोई मसला नहीं आया, मैंने सम किया, ऐड किया, और ये आगे मीन मार्क्स। सबसे पहले तो क्या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? 68.5 इज द मीन मार्क्स। क्या हर स्टूडेंट के नंबर 68.5? हाँ जी, कतन नहीं, मीन का मतलब ये तो नहीं होता। ठीक है, क्या ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर 68.5 आए हैं? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो किसी के भी नहीं है। देखें डेटे में है किसी के नंबर 68.5? वो तो एक के भी नहीं है। क्या जब भी स्टूडेंट पेपर देगा उसके 68.5 नंबर आने? मीन का मतलब ये होता? बिल्कुल नहीं। आपने कहा ना 3-4 चीजें बोल रही हैं, सबका टीचर ने कह दिया नहीं, तो फिर ये क्या है, क्या शायद 68.5? स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं मार्क्स, वो 68.5 के राउंड अबाउट है, इर्द गिर्द है, आगे पीछे ही है। डेटे में नजर दौड़ाए, हाँ ऐसा ही लग रहा है 68.5, आगे पीछे ही है। That's true। मीन का यही मतलब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बैट्समैन खेल रहा है, उसकी बैटिंग एवरेज हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है, 40.37 रन पर मैच की बैटिंग एवरेज है। पता नहीं इस वक्त खेलने जा रहा कितना स्कोर करेगा, शायद 100 ही कर जाए, वो फखर जमान की 193 कर जाए, लेकिन बैटिंग एवरेज की बेस पे यार अच्छा बैट्समैन लगता है। क्यों भाई, 40 की एवरेज है, तो क्या उसने आज 40 ही करना? भी करना तो नहीं है, लेकिन एवरेज कहती है कि इतने का आगे पीछे करता है। यस, मीन का इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। तो मीन इज अ वैल्यू अराउंड विच रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज टेंड्स टू क्लस्टर। बाकी डेटा वैल्यू इसके इर्द गिर्द ही होगी। अब कितना इर्द गिर्द होगी ये नहीं बताता मीन। मीन के डिक्शनरी मीनिंग जो है MEAN, मतलब यानी कि सेम स्पेलिंग, वो है सेल्फिश, खुदगर्ज। मीन खुदगर्ज है। खुदगर्ज क्या होता है? जैसे अपनी जात से कंसर्न हो। 8 डेटा वैल्यूज थी, सबने क्या किया, सबने मिल मिला के अपनी एक समरी बनाई, उस समरी का आंसर आया 68.5, जिसे मीन कह रहे हैं। और जब हम गया
मीन के पास गए कि भाई साहब 8 वैल्यू थी, आपको सबने मिल मिला के आपकी कैलकुलेशन की, वो 8 वैल्यू किधर है, बताओ मीन क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे क्या पता, मेरा आंसर 68.5, बस मुझे ये पता है। तो खुदगर्ज यही होता है, बस उसको अपनी जात से कंसर्न होती है, उसको ये नहीं होता कि बाकी लोगों ने क्या किया उसके लिए। वो कहता मैं तो मीन हूं, ठीक है ना। उसने कहा मैं खुदगर्ज हूं, ये कहा उसने। तो हम कहते हैं मीन इज मीन। पहला मीन अरिथमेटिक मीन, दूसरा मीन खुदगर्ज। तो मीन इज मीन, मीन मीन है, इसीलिए मीन मीन है, ये बाकी वैल्यूज का बिल्कुल नहीं बताता। ये बात बिल्कुल सही है। वो ये तो कहते हैं इर्द गिर्द, आप हमें क्या पता है 70 इर्द गिर्द कहना है, 90 को इर्द गिर्द कहना, भी डोंट नो। और अब जरा देखिएगा, अब मुझे जब ये पता चला कि ये खुदगर्ज है, मीन इज मीन है, बाकी 8 स्टूडेंट है इस क्लास में, किसी के नंबर नहीं बता रहा, तो मैं कहता हूं सपोज करो, हर स्टूडेंट के नंबर फिर सपोज करने पड़ेंगे, जहां नहीं पता चलता सपोज करेंगे। बताओ क्या सपोज करें? हर स्टूडेंट के नंबर को आप 68.5 समझ, कोई हर्ज नहीं है। हर स्टूडेंट के नंबर को आप 68.5 समझ, ये ले। इफ वी अज्यूम, कह रहा हूं, इफ वी अज्यूम each value equal to mean of the data, अब कहेंगे ले जी ये समझे, हर स्टूडेंट के नंबर 68.5 समझे, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट के नंबर 68.5 नहीं है। लेकिन एक एक कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक आएगी 100%। बताऊं वो कौन सी है? इसको जमा करके देखें, ये भी इतने बनेगा जो ये बना, ये बिल्कुल सही है। ये नहीं कि इस डेटा में हो रहा है, एक होता ना बाई चांस आपने ये ऐसा करके डेटा लिया बराबर आ गए, ऐसा नहीं, कि हर डेटा में ऐसा ही होगा। अगर कोई रीडिंग बार बार सॉरी ऐड करनी हो तो क्या करते हैं, गिन लेते हैं। अगर सेम ही 1 2 3 4 5, तो हम कहते हैं इनको तरफ देते हैं 20 आंसर, ऐसे करते हैं ना। तो मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है, बार बार वही चीज जमा करना। तो मैंने जरा अपना काम शॉर्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 जमा करना था। मैंने कहा 8 68.5 का, तो मैंने क्या किया, वैल्यूज को ऐड किया था, इस वैल्यू को, हर वैल्यू को ये समझते हुए, ये जो 8 है ये डेटा वैल्यूज है, ठीक है। और ये क्या है? ये तो डेटा का मीन है, ओके। ये क्या है? ये वैल्यूज का सम है जी। तो कर दिया मैंने। आपके जहन में डाउट था, वैसे मुझे नहीं था, क्यों? जब मैथ्स कहता है हमने आपको प्रूफ जो कर दिया, तो फिर क्या चेक करते रहना? आपने कहा नहीं सर चेक कराए, मैंने करा दिया। क्या कभी ये इस एस्पेक्ट को सोचा ही नहीं था हमने, कि अगर हर वैल्यू को डेटे के मीन के बराबर समझ लिया जाए, अज्यूम कह रहा हूं, तो जो कि ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर ठीक आएगी, चाहे आप ओरिजिनल वैल्यूज का सम कर लें, और चाहे हर वैल्यूज को मीन के बराबर रख के सम कर लें। डेटा कहता है, फार्मूला कहता है, कैलकुलेशन कहती है, प्रूफ कहता है, ये जरूर आपस में बराबर होंगे। ये मैंने अगले 5 क्वेश्चन में, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक यही कंसेप्ट मैंने यूज करना है। मैं कहता हूं वैल्यूज मालूम नहीं है, मुझे सम बताओ। हम कहें जी वैल्यूज नहीं मालूम तो सम कैसे बताएंगे? हमें तो आता है 67 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 70 प्लस दिस, तो हमें तो यही सम करना आता है। वैल्यूज मालूम नहीं है, सम बताना है। मैं कहूंगा मीन पता, कहता है हाँ मीन पता है, तो क्या करें, हर वैल्यू को मीन समझे, हर वैल्यू को मीन समझे, सम कर दे, आंसर जरूर बराबर ही होगा। अगर हमें किसी चीज में देखे ना, एक चीज होती है मैथमेटिक्स, हम कहते हैं कि इस चीज में हमें कोई डाउट नहीं है, समेशन एक्स ओवर एन में कोई डाउट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहती है कि जी एन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स, और मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हर वैल्यू को 68.5 समझा, 8 दफा ऐड करना था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही सम आएगा जो कि ओरिजिनल वैल्यूज का सम होगा। बस मैंने एक छोटी सी चीज आपको समझाई कि मीन क्या होता है, आल्दो वो सेल्फिश है,
तो उसकी सेल्फिश खत्म करने के लिए आप कहें चले हर वैल्यू को मीन के बराबर समझ लें, ठीक तो नहीं है। एक चीज जरूर ठीक होगी, क्या? इनका सम और इनका सम ये जरूर बराबर होगा। और बहुत दफा ऐसा होगा, मुझे सम ही चाहिए होगा, मुझे इंडिविजुअल को क्या आम खाने से, वो गुठलियां गिनने से क्या तुम्हें आम खाने से गर्ज होनी चाहिए? कभी मुझे वैल्यूज का सम चाहिए होगा। ठीक, मैं कहूंगा वैल्यू फिर रहने तो सम ही मुझे चाहिए, बताओ ये क्या है? तो मैं कहूंगा मीन से फिर सम ले ले जी। अब अगर किसी ने पूछना हो, एनीवन? जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो क्वेश्चन नहीं है, लास्ट टाइम हमने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज का कहा था तो आपने कहा था सर कयूम से रास्ता कर लें, जी तो हमने उनसे किया था। तो मैंने कुजूम साहब को बोल दिया, वो आपको प्रोवाइड कर बोल सर उनसे हमने कहा था ग्रुप में मैसेज करके, वो कहते अभी तक सर ने मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, जैसे ही करते हैं मैं कर रहा जी। मैं उनको बता देता हूँ कि कहाँ से वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज वो आपको करते हैं। अभी मैं आपको बता अच्छा सॉरी मैं इधर फिर रहा हूँ रमजान शरीफ। जी आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मीन अगर एग्जैक्ट वैल्यू देते ही नहीं है, सही राउंड अबाउट चीजें देता है, तो हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं? इतनी क्या जरूरत है ये? क्या करना चाहिए? बैट्समैन उसने 400 मैच खेले हुए हैं, किसी ने बताना है कि ये बैट्समैन कितना स्कोर करता, तो आप सोच के बताएं फिर क्या करें। समरी क्यों देते हैं? समरी क्यों देते हैं बेटे? पता चल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो ये समरी तो है। आपको ये तो पता चल गया कि देखें, एक क्लास है, उसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार 500 स्टूडेंट बैठे मजमा है। उस स्टूडेंट का एवरेज हाइट 3.5 फीट के राउंड अबाउट एवरेज हाइट। अच्छा, आपको पता चल गया ये स्टूडेंट बड़ी क्लास के हैं छोटी क्लास के बच्चे हैं? बताओ जरा। 3.5 फुट हाइट के बच्चे, छोटी क्लास है सारी, 3.5 फीट हाइट है। तो मैंने तो आपको एक वैल्यू भी नहीं बताई, किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकता 3.5 फीट ना हो, फिर राउंड अबाउट है तो आपको अंदाजा नहीं हो गया क्लास में स्टूडेंट की लेंथ कितनी? एक डेटा है, उसकी एवरेज 0.7 है। आप फौरन कहेंगे कि सर इसमें वैल्यू 0.7, 0.8, 0.9 यानी कि डेसिबल में ही है। एक डेटा है, उसकी एवरेज 5000 है। सर यहाँ वैल्यू हजारों में होंगे, 5010, 5015, 5020। बस मीन आपको यही तो बताता है कि राउंड अबाउट इस डेटा में वैल्यूज की बल्क क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्ट क्या करना। एक बहुत बड़ी कोशिश नहीं है, एक बहुत बड़ी एफर्ट नहीं है, लाख वैल्यू भी हो बस एक वैल्यू मीन बता दे, तो यही इसका होता है। इसके अलावा हमारे पास ओके सर। वे नहीं है कि हम किसी वैल्यूज को सिंगल वैल्यू से कम्युनिकेट कर सकें। इसका जो प्रॉब्लम है ना सेल्फिशनेस का, वो भी हम इसका इलाज कर देंगे। हमने हमारे पास एक बहुत का इलाज है इसके, इसका जो सेल्फिश वाला इलाज है ना वो भी करेंगे हम। फिलहाल तो हम इसे पढ़े ना, फिलहाल तो इसको ऐसे ही रहने दें, फिर हम इसका सेल्फिश का भी इलाज पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर जो कल आपने फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ाया था, ये मैंने पूछना था कि वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा के लिए एप्लीकेबल है? फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं? मिड पॉइंट। यस सर। मिड पॉइंट रखते हैं, और मिड पॉइंट सिर्फ उस वक्त आ सकते हैं जब क्लासेस बनेगी, और क्लासेस बन सकती हैं सिर्फ कॉन्टिन्यूस डेटा की, डिस्क्रीट की भी नहीं। यस सर। तो फिर फ्रीक्वेंसी कर्व सिर्फ और सिर्फ, देखिए मैंने कब पढ़ाई आपको, जब मैंने फ्रीक्वेंसी अपना माइक बंद कर दिया, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ाई, और उसके बाद मैंने हिस्टोग्राम पढ़ाई,
उसके बाद मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ाई, उसके बाद मैंने आपको और चीज पढ़ाई। इसका मतलब है ये तीनों ग्राफ जो हैं ये उस डेटा के लिए होते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो कंटिन्यूस वेरिएबल। तो इट इज नॉट फॉर द क्वालिटेटिव, इट इज जस्ट फॉर क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूस वेरिएबल। जी, और किसी का क्वेश्चन हो? अच्छा, जिनके तो आंसर्स हो गए हैं और उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो हैंड ओवर कर ले, और जिन्होंने पूछना है ताकि मुझे अंदाजा हो कि किन किन के रिस्पॉन्सेस रह गए। जी, आपका क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं कह रहा था कि अगर हम अरिथमेटिक मीन की जगह हम मिड पॉइंट तो करें तो वो भी इसके रिलेटेड ही हो जाएगा, अगर वो भी राउंड अबाउट वैल्यू देगा, अगर हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करें और सबसे मिनिमम वैल्यू को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो उसके राउंड अबाउट आंसर देगा। अच्छा जी, अगर आप कहते हो कि एक डेटा सेट है उसमें वैल्यूज जो है 1, 3, 8, 9 और 10, फर्ज करें ये वैल्यूज है, आपके ख्याल के मुताबिक 5.5 मैंने इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया और इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, हो सकता है बाई चांस किसी जगह बराबर भी आ जाए। बाई चांस 2 जमा 2 4 होता है, 2 दरब 2 4 होता है। इसकी बेस पर कह सकते हैं जी जमा कर दें या दरब दे दें तो ठीक है, इस वक्त तो ठीक है, इस वक्त नहीं ठीक। वो 5 होता है, वो 6 होता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, कहीं यही डेटे का मीन आ गया। मीन की सबसे बड़ी खूबी बताओ क्या है, ये सारी ऑब्जर्वेशन को पूछता है। ये है खूबी, सारी ऑब्जर्वेशन को पूछता है और एक ऐसी फिगर बताता है कि बाकी वैल्यू फिर कहाँ होती हैं उसके इर्द गिर्द। मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, समरी आपको बता देती है ये स्टोरी किस किस्म की है। चंद लाइनों की समरी पढ़ते हैं, आप कहते हैं जी पता नहीं अब डिटेल इसकी क्या है, बस इतना है समरी से पता चला है कि ये किसी मुल्क का बादशाह था या किसी ये कहानी किसी ऐसे मुल्क की है यहाँ पर एक शख्स को मिस्टर 10% कहते थे, पाकिस्तान, वो आसफ जरदारी को मिस्टर 10% कहते हैं। बस मीन आपको यही बताता है, मीन आपको यही बता रहा होता है कि जी बहुत सारी वैल्यूज हैं, कहाँ है वैल्यूज, कहता जी क्या बताऊं, समझ लें 40 के राउंड बोलते हैं, बस यही मीन है। कैसे हो जाता है ना यस सर। मैं कहता हूँ 2 क्लासेस हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, पेपर हुआ है, कौन सी क्लास लाइक है, क्या करेंगे, एक एक नंबर ले लेके बोलना स्टार्ट कर देंगे। 500 स्टूडेंट उधर बैठे हैं, 600 स्टूडेंट उधर बैठे हैं, हर एक नंबर बोल दे, बता सकेंगे इसके बाद भी कौन सी क्लास लाइक है, तो क्या करते हैं। अब उसकी एवरेज क्या आई है, उसकी एवरेज क्या आई है, ले जी इतना। अब कहते हैं जी पाकिस्तान में लोगों की एवरेज जो एज है वो मर्द की, मेल की, वो 58 ईयर है। क्या है ये, सब 58 साल की उम्र तक जाते हैं, नहीं तो ये फिर 58 क्या है एवरेज, बहुत जगह बोलते हैं और अभी हमें भी बिलीव है कि नहीं हर एक ने 58 जब पहुंचना नहीं आपकी एज पूरी होगी खत्म, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर 58 से पता चलता है अच्छा पाकिस्तान के लोग जरा अर्लियर डेथ है, जापानीज की कहते हैं एवरेज एज 80 है, हर तो नहीं 80 पे जाता, लेकिन इसके बाद हम कहते हैं अच्छा वहां पर लोगों की जो लाइफ है वो उसकी क्वालिटी इससे बहुत बेहतर है क्योंकि उनकी एवरेज 80 पे चली गई है। तो एवरेज ही हर जगह बोलते हैं एक रफ सा फिगर लेके, लेकिन वही बात देखिए इसमें कोई बहुत रफ नहीं, ऐसे कह दे 90 कह दे जी 110 कह दे, नहीं, ऐसा फिगर लिया जो सारी वैल्यूज से पूछा फिर वो बनाया समेशन एक्स। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कि आप डेटा का मीन बता जी। अगर आप ठीक होगा, जी कोई और थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कल आपने हिस्टोग्राम का बताया था अनइक्वल क्लास इंटरवल का, उसका दोबारा बता दें थोड़ा। एक मिनट की मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है या पहले से हैंड रेज है आपका? ओके, मेरा ख्याल उनका हैंड रेज है। अच्छा प्रॉब्लम अब क्या है, ठीक है प्रॉब्लम अब ये मैं बता दूंगा लेकिन शायद कल जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा,
क्योंकि मुझे ना इस वक्त एक क्लास अवेलेबल करनी है किसी और कोर्स के लिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं ना, तो फिर हमारा मल्टीमीडिया और ये सारी स्टूडियो हम उसे कहते हैं, लेक्चर स्टूडियो, तो मुझे अवेलेबल करना होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा माजरत सिर्फ आज के लिए, कल जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल की हिस्टोग्राम जो है वो कैसे बनाई जाती है वो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा मैं जो नोट्स हैं वो मैं तजुब साहब को बोल देता हूँ, वो आपको आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके। मुझे क्लास अवेलेबल करनी है।